हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक भास्कर का ये संपादकीय पढ़ रहे हैं, किसानों की वास्तविक आमदनी बढ़ाने की जरूरत। पिछले हफ्ते सरकार ने रबी फसल की एमएसपी एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है ये, ठीक है, जिसको सरकार मतलब कोई फसल होती है उसको दाम फिक्स कर देती है, यानी उससे नीचे कीमत पर नहीं खरीद सकती, उसके ऊपर कीमत पर खरीद सकती है, उसको एमएसपी कहते हैं। इसमें असाधारण रूप से नीतिगत दोष के तहत गेहूं का एमएसपी सीएसीपी द्वारा निर्धारित ए टू एफ एल लागत मूल्य 1239 रुपए से दूने से ज्यादा यानी 2585 रुपए, जो कि 109% घोषित किया गया है। जबकि दलहन दलहन और तिलहन, दलहन मतलब दाल की फसलें जैसे कि चना, मसूर, उड़द। तिलहन मतलब जो तेल, जिनसे तेल निकलता है, सरसों, तिल बोलते हैं इसको, सूरजमुखी, अलसी। और तो इन फसलों का औसतन 60 से 70% हो गया है, यानी गेहूं बोने वाले किसानों को वरीयता दी गई है। साथ ही सरकारी खरीद भी गेहूं और चावल की ज्यादा होती है, जबकि दलहन और तिलहन उपेक्षित यानी कम रहते हैं। नतीजा यह है कि सरकार के पास पिछले कुछ वर्षों से भंडारण सीमा से कई गुना ज्यादा गेहूं, चावल गोदामों में चूहों की खुराक बनते रहे हैं और एफसीआई कंगाल होता रहा। यहाँ तक कि गेहूं की नई एमएसपी दर अंतरराष्ट्रीय बाजार की दर से 29 से 30% ज्यादा है। रखरखाव और अंतिम खपत बिंदु तक पहुंचाने में सरकार को हर किलो गेहूं पर कम से कम 12 से 1500 रुपया प्रशासनिक खर्च लगता है। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो किसानों को दुगने से ज्यादा लागत मिलने के बाद भी किसान फटे हाल क्यों? क्यों उसके बच्चे नोएडा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात में मजदूरी करने को मजबूर है? क्यों देश के 2050 किसान रोजाना खेती छोड़ शहरों में ठेला चलाते हैं? क्यों कई वर्षों से हर मिनट 48 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है? किसान की वास्तविक आय बढ़ानी होगी। ये बहुत सारे क्वेश्चनों के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बात भी कही गई, किसानों की वास्तविक आमदनी बढ़ाने की जरूरत। सीजीआई पर फेंके जूते का निशाना न्याय व्यवस्था थी। राजदीप सरदेसाई, बहुत ही शानदार एडिटोरियल रहेगा, आइए इसको पढ़ते हैं। एक सवाल है, अगर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत में एकीकृत न्यायपालिका होती है। एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य सबसे ऊपर केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होती है और राज्यों में हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो अपने आप हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। और बात करते हैं, अगर एक सवाल है, अगर सीजीआई पर कोर्ट में फेंकने वाले वकील का नाम राकेश किशोर के बजाय रहीम खान होता तो क्या होता? क्या उसे बिना सजा छोड़ा जाता या उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या जन सुरक्षा कानून, अगर वो कश्मीरी मुसलमान होता तो, या गैर गतिविधि निरोधक कानून के तहत आरोप लगाए जाते? यहाँ मेरा मकसद किसी को भड़काना नहीं, बल्कि उस इकोसिस्टम को उजागर करना है जिसमें लोगों की धारणाएं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। पिछले महीने सीजेई बी आर गवई ने खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका खारिज कर दी थी। इसे जनहित याचिका के बजाय प्रचार हित याचिका बताते हुए गवई ने कहा था कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने के बजाय स्वयं भगवान से ही कुछ करने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पर जज का यह व्यंग्यात्मक लहजा यकीनन गैर जरूरी था, लेकिन ध्यान रखें कि ये महज टिप्पणियां थी।
याचिका तो इसलिए खारिज की गई क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्णय करेगा। भाई उसके लिए बना हुआ है, ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, कि यूनेस्को की धरोहर है ये, तो इसका निर्णय वो संस्था लेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठी हथियारबंद सेना की सेना के पास फैसले के तर्क पढ़ने का समय कहाँ था। उन्माद फैलाने के लिए जस्टिस गवाई की टिप्पणी भी काफी थी। सुनियोजित आक्रोश ने सीजीआई को तो यह सफाई देने को मजबूर कर दिया कि वे सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी प्रकार के धर्म स्थलों में जाते हैं, सच्ची धर्मनिरपेक्षता में उनका भरोसा है। लेकिन यह स्पष्टीकरण आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए काफी नहीं था। मीम्स, हैशटैग और यूट्यूब वीडियो के जरिए गवाई की निंदा चलती रही। इसी तनावपूर्ण माहौल में एक 71 वर्षीय वकील ने गवाई पर जूता फेंकने का फैसला कर लिया। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसी किसी घटना पर दिल्ली पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करती, लेकिन उसने हाथ बांधे रखे। गवाई ने बड़ी गरिमा के साथ इस फैसले में मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया, लेकिन उन वकील ने कहा, मैं फिर से ऐसा करूंगा। मानो उन्हें भरोसा हो कि अदालत की स्पष्ट अवमानना के बावजूद कानून उन्हें छू नहीं सकता। कानून उन्हें छू नहीं सकता। ये अचंभा भी नहीं होना चाहिए, यह अचंभा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है। प्रधानमंत्री को यह ट्वीट करने में 8 घंटे लगे कि जूता फेंकना एक निंदनीय कार्य है जिसने हर भारतीय को नाराज किया है। प्रधानमंत्री के कड़े शब्द स्वागत योग्य हैं, लेकिन याद करें कि जब 2019 में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे का महिमा मंडल किया था, तब पीएम ने कहा था कि वे प्रज्ञा को कभी भी पूरी तरह माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन साध्वी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एडवोकेट किशोर भी इसी विचारधारा का हिस्सा है, जहां कोई भी खुद को सनातन का रक्षक मान बैठता है। अंतर बस इतना है कि गोडसे की तुलना में किशोर ने गुस्सा निकालने के लिए अपेक्षाकृत निरापद हथियार को चुना, लेकिन दोनों ही मामले में निहित असहिष्णुता की मानसिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कथित तौर पर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य हिंसक प्रतिक्रिया के लिए काफी है। ये लोग उन इस्लामिस्टों से कितने अलग हैं जो भावना है आहत होने का दावा करते हुए सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। आहत भावनाओं के गणतंत्र में हिंसा का सामान्यीकरण क्यों किया जाता है? इस मामले का एक पहलू परेशान करने वाला है। जस्टिस गवाई सीजीआई के उच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए दलित वर्ग के दूसरे व्यक्ति हैं। उनके पिता आरएस गवाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा थे। जस्टिस गवाई का इस पद तक पहुंचना किसी अम्बेडकरवादी के लिए एक समाज का सपना पूरा होने जैसा है, जिसमें उत्पीड़ित जातियों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। दलित आंदोलन वाले परिवार की पृष्ठभूमि से होने के कारण जस्टिस गवाई के लिए सुनियोजित हमलों का जोखिम और बढ़ जाता है। एक साल पहले जब जस्टिस गवाई ने बुलडोजर न्याय के खिलाफ एक आदेश देते हुए इसे असंवैधानिक बताया, तब भी दक्षिण पंथियों के ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियान के शिकार बने थे। इसलिए जूता फेंकने की घटना को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वह धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे में किसी धर्म की सर्वोच्चता थोपने की कोशिश हो। उसका निशाना जस्टिस गवाई नहीं थे, उसका लक्ष्य तार्किक और निष्पक्ष समझे जाने वाली न्याय व्यवस्था को कमजोर करना था। जूता फेंकने की घटना केवल जस्टिस गवाई के निशाने पर नहीं थी, उसका लक्ष्य तार्किक और निष्पक्ष समझे वाली न्याय व्यवस्था को कमजोर करना था। आहत भावनाओं के गणतंत्र में हिंसा सामान्यीकरण क्यों किया जाता है? अगला दैनिक जागरण का एडिटोरियल है गाजा शांति समझौता। अंततः गाजा में शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर अमल प्रारंभ हो गया है। हमास की ओर से इजरायली बंधक छोड़ने के साथ इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदी
रिहा करना शुरू कर दिए। अब निगाह इस बात पर होगी शांति समझौता अगले चरण कब पूरे होते हैं और वे सही तरह पूरे होते भी हैं कि नहीं। इस पर संशय इसलिए है कि क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि इजरायली सेना गाजा में कितना पीछे हटेगी, वहां के प्रशासन को संचालित करने का कैसा तंत्र तैयार होगा और क्या उस पर हमास सहमत होगा। इसके अतिरिक्त जहां हमास को हथियार छोड़ने हैं, वहीं इजरायल को स्वतंत्र फलस्तीनी देश की राह आसान करनी है। हमास का कहना है कि हथियार तब छोड़े जाएंगे जब स्वतंत्र फलस्तीनी का रास्ता साफ होगा। इस पर इजरायल तैयार नहीं दिख रहा है। ये ठीक है कि स्वयं की ओर से प्रस्तावित गाजा शांति समझौते पर अमल शुरू होने के अवसर पर मिस्र जाने से पहले इजरायली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पहल को पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना का पथ करार दिया है और इजरायली प्रधानमंत्री से ईरान से समझौता करने को कहा है। ऐसे किसी समझौते की सूरत तब बनेगी जब ईरान इजरायल को मिटाने की अपनी जिद छोड़ेगा। ईरान इजरायल को मिटाने की जिद छोड़ेगा। इजरायल उस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए खतरा बने हमास, हिजबुल्लाह आदि की पीठ पर हाथ रखे हुए है और यमन में काबिज हाउती विद्रोह को भी अपना समर्थन दे रहा है। यमन में काबिज हाउती विद्रोहियों को भी अपना समर्थन दे रहा है। इसी कारण ईरान और इजरायल में युद्ध हुआ था और जिसमें अमेरिका ने दखल दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजरायल संसद को संबोधित करते हुए गाजा शांति समझौते को पश्चिमी एशिया की ऐतिहासिक सुबह की संज्ञा दी। वे कुछ भी दावा करें, फिलहाल यह कहना कठिन है कि प्रमुख मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार होंगे। भले ही ट्रंप यह कह रहे हैं कि गाजा शांति समझौते को सभी मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, लेकिन वस्तु स्थिति इससे अलग है। जब यह समझौता सामने आया था तब उसे समर्थन देने और ट्रंप की प्रशंसा करने वाला पाकिस्तान भी था, पर अब वह समझौते को समर्थन देने के पीछे ही नहीं हट गया है, बल्कि उसने अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाया है कि उसके विरुद्ध में कट्टरपंथी तत्व सड़क पर उतर आए हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि पाकिस्तान ने गाजा शांति समझौते को नकारने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया और फिर उन पर गोलियां चलवाई ताकि दुनिया और विशेष रूप से अमेरिका को यह संदेश जाए कि उसके लिए गाजा शांति समझौते को स्वीकार करना संभव नहीं है। एक तरह से पाकिस्तान ने अब्राहम समझौते को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इसके जरिए ट्रंप ये चाहते हैं कि सभी मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता दें। अगला एडिटोरियल बिजनेस स्टैंडर्ड का रहेगा नवाचार के लिए नोबेल। ये संपादकीय को देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के उलट अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाने वाला अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार आमतौर पर राजनीतिक पुरस्कार नहीं माना जाता है। अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, परंतु निश्चित तौर पर यह पुरस्कार यह तो बताता है कि मुख्य धारा में आर्थिक नीति को किस तरह देखा जाता है। पुरस्कार के शुरुआती वर्षों में यानी 1969 के बाद नीतिगत पेशे की विकास और कल्याण आधारित सोच को पुरस्कृत किया जाता था। वाशिंगटन सहमति के उभार के दौर में शिकागो स्कूल के नवशास्त्रीय मॉडल के प्रमुख विचारकों को एक के बाद एक सम्मान दिया गया। अभी हाल ही के वर्षों में यानी वित्तीय बदलाव के बाद पूर्ण प्रतिस्पर्धा को लेकर बढ़ती शंका और श्रम बाजारों को लेकर चिंताओं ने ऐसे कई विद्वानों को यह पुरस्कार दिलाया जिनका काम इन विषयों से संबंधित था। अब लगातार 2 साल से रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने उस काम को पुरस्कृत करना शुरू किया है जो संस्थानों, नवाचार और संस्कृति पर केंद्रित हो। वर्ष 2025 का पुरस्कार जीतने वाले जोएल मोकिर, फिलिप एगियो और पीटर हॉवेट को इस अध्ययन के लिए जाना जाता है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं और समाज नवाचार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और नवाचार आधारित संस्कृतियां कैसे विकसित होती हैं। नीति निर्माण प्रणाली में भविष्य की आर्थिक वृद्धि के स्रोतों को लेकर व्याप्त चिंता को प्रदर्शित करता है। खासतौर पर
पश्चिमी देशों में जो तकनीकी प्रतिस्पर्धा में चीन से पीछे रह जाने को लेकर चिंतित है। प्रोफेसर मॉकेल प्रोफेसर मॉकेल मतलब जोएल मॉकेल, फिलिप एंगियो और पीटर हॉविट, इन तीनों को 2025 का पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यह प्रोफेसर मॉकेल जहां एक आर्थिक इतिहासकार है, वहीं प्रोफेसर एंगियो और हॉविट कहीं अधिक पारंपरिक नवशास्त्रीय तरीकों का प्रयोग करते हैं। उनका सबसे चर्चित पर्चा जोसेफ शुम्पीटर के काम पर आधारित है, जिन्हें 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक माना जाता है। इसको शुम्पीटर साहब को। तो उन्होंने शुम्पीटर के रचनात्मक विनाश के सिद्धांत को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया, जो पूंजीवादी विकास प्रक्रिया के केंद्र में मौजूद है। इसमें पुरानी प्रक्रियाएं और तकनीक निरंतर नई प्रक्रिया और तकनीकों के द्वारा स्थापित होती रहती है। यही प्रक्रिया आर्थिक वृद्धि का कारण बनती है। उन्होंने इस सिद्धांत को विकास और निवेश दरों के साथ गहराई से जोड़ दिया है। इस समय जो लोग वर्तमान व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, जो उद्यमी उनकी जगह लेना चाहते हैं, उनके बीच बुनियादी रूप से टकराव के हालात हैं। इस बीच प्रोफेसर मॉकेल का काम इस बात की पड़ताल करता है कि वृद्धि के लाभार्थी कब और कैसे पास पक्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक बार यानी 1993 में नोबेल पुरस्कार ऐसे विद्वानों को मिला जो मुख्य रूप से आर्थिक इतिहासकार के रूप में पहचाने जाते हैं, और 1993 पुरस्कार अतीत के नवाचार और संपत्ति अधिकारों के अध्ययन के लिए दिया गया था। इस वर्ष का पुरस्कार उसी तरह से उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रोफेसर मॉकेल असल में हॉविट और एंगियो के सिद्धांत को इस संकेत के साथ जटिल बना देते हैं कि नवाचारों से उत्पन्न लाभ पाने वालों की जीत के लिए आधार केवल आर्थिक कारक नहीं बल्कि संस्कृति भी है। यानी समाज में नए विचारों और नए प्रवर्तकों की स्थिति नव प्रवर्तनों को प्रसारित करने की अनुमति देने वाली संस्थाओं की व्यापकता और परिवर्तन और रचनात्मकता की आवश्यकता में राजनीतिक विश्वास है। वह इस बात को उन समाजों के गहरे अध्ययन के माध्यम से लागू करते हैं जो आर्थिक रूप से विकसित हुए। उदाहरण के लिए 1800 के दशक का ब्रिटेन, साथ ही उन समाजों का अध्ययन भी करते हैं जो विकसित नहीं हो सके जबकि उन्हें होना चाहिए। उदाहरण के लिए उनके ठीक कुछ पहले की सदियों में चीन। पिछले वर्ष का नोबेल पुरस्कार संस्थागत अर्थशास्त्र के विद्वानों को दिया गया था। उससे यह सबक निकाला कि दीर्घकालिक वृद्धि इसी अर्थव्यवस्था के संस्थागत आधार से निकलती है। अगर भारतीय नीति निर्माता इस वर्ष के पुरस्कार से भी ऐसे ही सबक खोज रहे हैं, तो यह सबक यह है कि नवाचार किसी समाज की प्रगति का इकलौता तरीका है। वह तब तक नहीं होगा जब तक यथास्थिति की जकड़न को तोड़ा नहीं जाएगा और जोखिम नहीं उठाया जाएगा। अगर यह सच है कि इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह हुआ कि भारत और उसकी कंपनियां शोध पर बहुत कम खर्च करती हैं और हमारी सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी और लाभ उठाने वाले यथास्थितिवादियों के साथ है, इनके साथ है। अगला जनसत्ता का ही एडिटोरियल रहेगा संपादकीय संघर्ष के मोर्चे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हाल ही में हुई हिंसक झड़पों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वैसे दोनों देश और संघर्षों के बीच इस तरह खुलने की यह घटना पहली घटना नहीं है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कायम होने के बाद भी यह सिलसिला जारी है। गौर करने की बात यह है कि पाकिस्तान पहले जिस तालिबान का हितैषी कहलाता था, आज वह उनके खिलाफ ही खड़ा हो गया है। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान अपने इलाके में हो रहे आतंकी हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान (TTP) को जिम्मेदार मानता है। यह आरोप लगाता रहा है कि उसे अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार का संरक्षण प्राप्त है। दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की यह घटना ऐसे समय में हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए, और ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का भारत के साथ मिलजुल बढ़ाना रास नहीं आ रहा है।
दरअसल पाकिस्तान के गठन के बाद से ही अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के गठन के बाद से अफगानिस्तान के साथ उसके वर्ष 1949 में आजाद पश्तूनिस्तान बनने के मुद्दे पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की आदिवासी बस्तियों पर हमले किए थे। अफगानिस्तान की आदिवासी बस्तियों पर इसके बाद दोनों देशों की बीच सीमा पर हिंसक झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान का दावा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है, यानी टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। उधर अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल बिना कारण उसके सीमा क्षेत्र में हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों के आपसी विवाद की एक वजह सीमा पर 1893 ब्रिटिश हुकूमत के दौरान खींची गई डूरंट रेखा हुई है, जिसे पाकिस्तान मान्यता देता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे अस्वीकार करता रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान जिस तरह से भारतीय सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है, उसी तरह से आरोप हुआ है कि अफगानिस्तान भी आतंक लगा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा और संघर्ष तेज होगा, यह देखने वाली बात होगी। अगला राष्ट्रीय सहारा का एडिटोरियल है संपादकीय कृषि समृद्धि की नई राह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की समृद्धि की नई राह बनाई है। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना भारतीय कृषि के परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है। यह केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के विकास और किसानों की समृद्धि की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। जब जलवायु परिवर्तन, घटती उत्पादकता और बढ़ती लागतों के बीच किसान जीवन यापन के संकट से जूझ रहे हैं, तब यह योजना उन्हें नई आशा और आत्मविश्वास देने का कार्य करेगी। इस योजना का मूल उद्देश्य देश के हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना और किसानों को सुलभ ऋण और भंडारण की बेहतर व्यवस्था प्रदान करना है। भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में आज भी लाखों किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। अनियमित मानसून और सीमित सिंचाई संसाधन किसानों के जीवन को अनिश्चित बनाते हैं। अनियमित मानसून और सीमित सिंचाई साधन किसानों के जीवन को अनिश्चित बनाते हैं। ऐसे में यह योजना जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से खेती को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करेगी। और धन धान्य योजना एक महत्वपूर्ण पहलू आधुनिक भंडारण सुविधाओं के सृजन से जुड़ा है। भारत में हर वर्ष लाखों टन अनाज भंडारण की कमी के कारण खराब हो जाते हैं। अब आधुनिक गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण स्तर पर वेयर हाउसिंग की व्यवस्था। क्या आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण स्तर पर वेयर हाउसिंग की व्यवस्था किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में मदद करेगी। इससे उन्हें फसल को सही मूल्य मिलने तक बेचने का इंतजार करने का अवसर मिलेगा और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता घटेगी। किसानों को सुलभ और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना भी इस योजना की महत्वपूर्ण कड़ी है। छोटे और सीमांत किसान अक्सर बैंकिंग प्रणाली से दूर रह जाते हैं और स्थानीय साहूकारों के शोषण बन जाते हैं। अब उन्हें सस्ते ऋण की सुविधा मिलेगी, जिससे वे आधुनिक बीज, कृषि यंत्र और नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम होंगे। योजना का एक अन्य अहम आयाम कृषि में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। ड्रोन आधारित फसल निगरानी, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मिट्टी परीक्षण और जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसी ड्रोन आधारित फसल निगरानी, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मिट्टी का परीक्षण और जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसी फसलें भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएंगे। यह कदम देश को डिजिटल एग्रीकल्चर के नए युग में ले जाने की क्षमता रखता है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि ही है और यह योजना ईमानदारी, पारदर्शिता और राज्य सरकारों के सहयोग से सही दिशा में लागू होती है तो यह केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम नहीं बल्कि
ग्रामीण पुनर्जागरण का आधार बनेगी। इससे कृषि को उद्योग से जोड़ने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ठोस प्रगति होगी। निसंदेह पीएम धन धान्य योजना भारतीय कृषि को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने वाली ऐतिहासिक पहल है। यदि इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होगा तो यह देश के खेतों को हरियाली से और किसानों के चेहरों को समृद्धि और मुस्कान से भर देगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना दूरगामी परिणाम अत्यंत सकारात्मक हो सकते हैं। इस योजना से कृषि क्षेत्र में आधुनिक आधुनिक इस योजना से कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य साकार हो सकेगा। भंडारण और विपणन तंत्र के सशक्त होने से फसल की बर्बादी बढ़ेगी घटेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, रोजगार सृजन बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। दीर्घकाल में यह योजना भारत को कृषि सशक्त से कृषि समृद्ध राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। अगला है अमन की ओर गाजा। ऑलमोस्ट पढ़ लिया, एक बार और दोबारा देख लेते हैं। गाजा में अमन चैन की ओर जो सुखद कदम बढ़ रहे हैं उनका स्वागत होना चाहिए। फलस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने जीवित बचे 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके बाद इसराइल में जो खुशी का माहौल है उसे महसूस किया जा सकता है कि 738 दिन बाद जो बंधक रिहा हुए हैं वे अमन चैन के प्रयासों की सफलता के जीवंत उदाहरण हैं। जो बंधक हमास की कैद से लौट नहीं पाए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें भूलना मुश्किल है और पर भुलाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही गाजा में जो निरपराध मारे गए हैं उनके प्रति भी सहानुभूति की सार्थकता तब है जब गाजा में फिर किसी निरपराध की मौत की आशंकाओं को हर मुमकिन कोशिशों से टाला जाए। इजराइल को यहाँ ज्यादा उदारता का परिचय देना होगा क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत ताकतवर है। हमास को भी हिंसा से बचना चाहिए। द्विराष्ट्रीय व्यवस्था को जमीन पर ठीक से साकार करना हमास का लक्ष्य होना चाहिए। हमास को अपनी छवि सुधारने की चिंता करनी चाहिए। अगर उस पर यकीन किया गया तो उसे खरा उतरना होगा। गाजा में किसी भी सूरत में हिंसा की वापसी नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को एक तरह से पाबंदी करने की कोशिश की है कि युद्ध के मैदान में उसे और कुछ हासिल नहीं करना है, उसे अब मध्य पूर्व शांति के लिए काम करना है। इजराइल बाकी शांति के लिए काम कर सकता है, साथ ही पूरे पश्चिम एशिया के मानव विकास में सहायक हो सकता है। इजरायली सत्ता प्रतिष्ठान को हिंसा से संतोष करना चाहिए, लेकिन इजराइल से दुश्मनी रखने वाले संगठनों को भी सचेत रहना चाहिए। इजराइल की नीति स्पष्ट है, वो अपनी रक्षा के लिए चरम आक्रामकता का परिचय देता रहा है। हमें यह भी उल्लेख करना चाहिए कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जैसी हिंसा की थी वो अक्षम्य थी, फिर भी इजराइल करीब 2000 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसका मतलब यह है कि वो भविष्य की ओर देख रहा है। गाजा को भी अपना भविष्य देखना चाहिए। वहां कब तक लोग मारे जाते रहेंगे। खेल संघर्ष विराम का फायदा यह हो रहा है कि तमाम तरह की अभावों से ग्रस्त गाजा अब तक के बड़े पैमाने पर मदद पहुंचने की शुरुआत हो गई है। खासकर मिस्र की ओर से जरूरी सामान की बड़ी पैमाने पर आपूर्ति हो रही है। इससे गाजा में युद्धग्रस्त लोग वाकई राहत की सांसें लेंगे और अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करेंगे। गौर करने की बात है कि इजरायली सांसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने गाजा को पुनर्निर्माण में
पूरी मदद करने का वादा किया है। साथ ही फलस्तीनियों से आतंकवाद और हिंसा के रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देने का आग्रह किया है। ऐसे ही आग्रह की जरूरत दुनिया के अनेक देशों में है। अनेक देश हैं जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं। आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी केवल गाजा में नहीं बल्कि दुनिया में भी बहाल होनी चाहिए। जो भी देश आतंकवाद का किसी भी तरह से परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन करते हैं उन्हें खुद में सुधार लाना चाहिए। दुनिया में अनेक देश हैं जिनके पास हमास की निंदा के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, जो इजराइल को ही आतंकवाद का समर्थक मानते रहे हैं। अब सबसे बेहतर तो यही होगा कि इजराइल और फलस्तीन दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को मिटा देने की हैवानियत बने, लाभ से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लें। अगला, तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा काबुल में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भारत ने उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मेजबानी की है। भारत ने उसके विदेश मंत्री का अफगानिस्तान की अधिकृत सरकार के तौर पर तालिबान को मान्यता दिए बगैर उसे बातचीत की। नई दिल्ली की नीति थोड़ी धीमी और मगर स्थिरता के लिए रही है। वास्तव में रूस के अलावा अब तक किसी बड़ी गैर इस्लामी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। रूस ने हाल ही में यह कदम उठाया है। यूं तो 4 साल पहले काबुल की सत्ता में आने के पहले से भारत तालिबान से संवाद करता रहा, मगर मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान विदेश मंत्री बताकर नई दिल्ली ने संकेत दे दिया है कि यह तालिबान हुकूमत को मान्यता देने के करीब है। अगर नई दिल्ली मुत्ताकी को विदेश मंत्री कहने और उनके अनुरूप प्रोटोकॉल देने को राजी है, तो फिर उनकी हुकूमत और आधिकारिक सरकार की मान्यता क्यों नहीं देनी चाहिए। समय आ गया है कि भारत अफगानिस्तान तालिबान सरकार को मान्यता दे, और इसके नुकसान बहुत कम और रणनीतिक लाभ अधिक हैं। मेरा मानना है कि 4 वजहों से नई दिल्ली को अविलंब यह मान्यता देने पर विचार करना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस कदम से जुड़ी आपत्तियों पर संक्षेप में चर्चा जरूरी है। तालिबान को राजनयिक मान्यता देने के विरुद्ध सबसे तीखी आपत्ति एक नैतिक तर्क से उपजी है। यह तर्क है कि भारत को एक ऐसे शासन को मान्यता नहीं देनी चाहिए जो अनिष्टकारी मूल्यों का समर्थन करता हो, वो अपनी आधी आबादी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता। ये तर्क अपनी जगह सही है, मगर इसे स्वीकार करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि किंतु कोई सरकार नैतिक रूप से स्वीकार होती है सिर्फ इसलिए वह परिष्कृत रूप में अत्याचार करती है, नहीं अस्वीकार है। क्योंकि नैतिक मूल्यों वाली किसी व्यवस्था को मान्यता देना उसकी मूल्यों उसकी खामियों का समर्थन करना नहीं है। विश्व राजनीति इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारा निजी चुनाव तय नहीं कर सकता कि कोई देश कैसे नीतिगत फैसले लें। दूसरी आपत्ति कि तालिबान को वैध शासक के रूप में मान्यता देने का अर्थ जाने अनजाने इस क्षेत्र में शुद्धतावाद के उदय और घृणित मूल्यों को मजबूत करना। मुझे लगता है कि सच इसके ठीक विपरीत है। तालिबान को मान्यता देकर उन्हें मुख्य धारा में लाना उन्हें बेहतर व्यवहार के लिए तैयार करने का एक तरीका हो सकता है। गौर कीजिए कि 25 के तालिबान वही तालिबान नहीं है जो 96 के तालिबान थे। वे अब थोड़े दुनियादार, कुछ उदार और अपने आसपास की दुनिया से तालमेल बिठाने के आधुनिक तरीकों के प्रति अधिक खुले बन गए हैं। लैंगिक आधार पर भेदभाव के लिए तीखी आलोचना के बाद तालिबान ने भारतीय महिला पत्रकारों को बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर अपनी गलती सुधारी। कभी कभी बदलाव सीधे बहिष्कार के बजाय संपर्क, समाजीकरण और दबाव से भी आता है। भले ही आप असहमत हो, अगर अपने पड़ोसी के किसी शासन को सिर्फ इसलिए त्याग देना कि आप उसकी आस्था और परंपराओं से सहमत नहीं है, एक गलत शासन कला है। तीसरी आपत्ति यह की जाती है कि तालिबान के साथ गलत फहमियां करने से भारत पाकिस्तान संबंध और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यह भारत को अफगानिस्तान के अंदरूनी संघर्षों में उलझा सकता है। वास्तविकता है कि भारत पाकिस्तान संबंध पहले से ही निम्नतम स्तर पर है
और काबुल के साथ बातचीत से कोई और महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना नहीं है। अब मैं उन 4 वजहों को यहाँ रखना चाहता हूँ। भारत को तालिबान सरकार को मान्यता क्यों देनी चाहिए? सबसे पहले तो यह तालिबान ने आम तौर पर भारत के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखा है, सिवाय आईसीसी 814 अपहरण के, जो तालिबान से कहीं ज्यादा पाकिस्तान आईएसआई की कारस्तानी थी। अगर 2021 में अगस्त 2021 में काबिल में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान ने भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के प्रयास किए हैं, जिसमें उसका यह रुख भी शामिल है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मामला है। दूसरा कारण, भले ही अब तक बड़े देशों में केवल रूस ने तालिबान को सरकार को मान्यता दी है, लेकिन तालिबान पर पश्चिमी दबाव के कम होने और स्थानीय प्रतिरोध में कमी को देखते हुए अब यह केवल समय की बात रह गई है कि अन्य देश कब रूस की राह पकड़ेंगे। यदि नई दिल्ली अन्य देशों द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता दिए जाने के बाद उस पर मोहर लगाती है, तो इससे उसके इस कदम का कूटनीतिक महत्व कम हो जाएगा। अगर इसके उलट शीघ्र मान्यता भारत को रणनीतिक रूप से अग्रणी पंक्ति में ला देगी। इससे भारत अफगानिस्तान के भविष्य को आकार देने में हुआ अहम खिलाड़ी बन सकता है। तीसरी वजह, तालिबान नेतृत्व वाले काबुल से घनिष्ठ रणनीतिक और साझेदार क्षेत्र में भारत का महत्व कम करने की चीनी पाकिस्तानी योजनाओं से निपटने में उपयोगी रणनीति साबित हो सकती है। काबुल के साथ बीजिंग की बढ़ती नजदीकियों को भी संतुलित करने में काम आएगी। ताकि की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा अफगानिस्तान की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता का इजहार मुख्यतः पाकिस्तान लक्षित प्रतीत होता है, मगर इससे पता चलता है कि नई दिल्ली इस इलाके में पाकिस्तान के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए काबुल में बैठी सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के रणनीतिक मूल्य को पहचानती है। इस पर अब गोलमोल बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और आखिर बजाय तालिबान हुक्मरां अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और वैधता के लिए व्यग्र है। ऐसे में भारत से राजनयिक मान्यता उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भारत के लिए यह मान्यता काबुल में राजनीतिक सद्भावना की नींव मजबूत करने और उसके साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। तेजी से बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य में नई दिल्ली अपने इस कदम से मूल्यवान सद्भावना और रणनीतिक साझेदारी और मध्य एशिया के द्वार पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति वाला रुतबा हासिल कर सकता है। इस प्रकार से बहुत ही शानदार एडिटोरियल ये तालिबान को मान्यता देने से संबंधित एडिटोरियल था। और अमन की ओर गाजा, इस पे भी बहुत अच्छा, और कृषि समृद्धि की नई राय, बहुत ही शानदार एडिटोरियल लिखा हुआ है ना। ये जो नई योजना लॉन्च की गई है 24,000 करोड़ की लागत से, पीएम धन धान्य योजना, इसके संबंध बहुत ही शानदार तरीका से लिखा हुआ है राष्ट्रीय सहारा के द्वारा। और जनसत्ता का एडिटोरियल है ये। और इससे ऊपर ये 3 लोगों को ये जो पुरस्कार मिला हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जोएल मोकेर, फिलिप एंगियो और पीटर हॉबिट को। इससे संबंधित ई बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल रहा है। और इससे ऊपर एक गाजा से संबंधित जागरण का एडिटोरियल था। और इससे ऊपर जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन पर एक 71 वर्षीय विरलित मानसिकता वाले व्यक्ति ने, वकील कहे इसको, इसने जूता फेंका, ये बहुत ही गलत है। तो इस पर राजीव सरदेसाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने अपना ये मत रखा है यहाँ पर। और किसानों की वास्तविक आय आमदनी बढ़ाने की जरूरत इससे संबंधित है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।